वेलकम वंस अगेन। तो एक वीडियो में हम लोग लास्ट वीडियो जो मैंने जेनेटिक्स के ऊपर डाली थी उसमें मैंने सारा आपको टर्म्स क्लियर कर दिया था। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी थी कि अब जो चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे टर्म्स वगैरह का तो आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आपने पहली वीडियो देखी। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा और ज़्यादा जेनेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक्स के फादर की, दैट इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है। ही वॉज और ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, इनको आज भी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है क्योंकि आज के समय में आप जितनी भी जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जितना भी आप ये टर्म सुन रहे हैं जीन के बारे में या कोई भी आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं जेनेटिक्स के बेसिस पर, तो वो कहीं ना कहीं आपको किसकी हेल्प की मदद से मिली है? ग्रेगर जोहान मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। ही वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क। ठीक है, क्या थे ये? ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। खास बात क्या है? ही वॉन्ट्स टू बी ए टीचर। टीचर बनना चाहते थे, बट जो टीचर बनने के लिए एग्जाम्स वगैरह होते थे शायद उसको ये क्लियर नहीं कर पाए थे। दैट इज वाई उन्होंने क्या किया, मॉन्क बन गए और एक मोनेस्ट्री में रहने लगे। मोनेस्ट्री के पीछे एक गार्डन होता था, तो उस गार्डन में ये क्या करते थे, ऑब्जर्व करते थे प्लांट्स को। ठीक है, किसको ऑब्जर्व करते थे? प्लांट्स को ऑब्जर्व करते थे। और ये देखते थे कि भाई मान लो एक प्लांट से नया प्लांट बन रहा है, तो उसके अंदर वही सारी चीजें क्यों आ रही हैं जो पुराने प्लांट में है? कुछ अलग से क्यों नहीं आ रहा है, कुछ नया क्यों नहीं आ रहा है? यानी कि वही चीजें वैसे के वैसे पैटर्न में क्यों आ रही हैं, थोड़े बहुत बदलाव के साथ। मतलब उसमें भी उसी की उतनी लेंथ आ रही है, उतना वो टॉल हो रहा है, उतना ही उसमें कलर आ रहा है। ये सारी चीजें इनको परेशान करनी थी। तो ये इन्होंने एक चीज बोली कि कुछ तो है, कि कोई ऐसी चीज है जो करेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। और उसी चीज को इन्होंने क्या नाम दिया? फैक्टर। कि देयर इज अ फैक्टर। जैसे हम जनरली बोल देते ना कि इसके पीछे कुछ तो फैक्ट है, ऐसे ही इन्होंने बोल दिया कि एक कुछ फैक्टर है जो काम कर रहा है कि एक जनरेशन से, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने के लिए सारी उसको प्रॉपर्टीज को या जितनी भी करेक्टर्स हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये कही कि कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिज्म है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो क्रिएट हो रही है ऑर्गेनिज्म की, वो किसके थ्रू हो रही है? गैमीट के थ्रू हो रही है। भाई जब गैमीट बना रही है एक जनरेशन, तभी तो दूसरी जनरेशन उस गैमीट से बन पा रही है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो गैमीट क्या है? एक तरीके से फिजिकल कैरियर है। क्या है? फिजिकल कैरियर है इन फैक्टर्स का, यही तो लेके जा रहा है अगली जनरेशन में। और एक तरीके से गैमीट क्या हो गया? कनेक्टिंग लिंक हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कनेक्टिंग लिंक हो गया दो जनरेशन के बीच में, क्योंकि एक जनरेशन की इंफॉर्मेशन दूसरी जनरेशन में किसके थ्रू जा रही है? गैमीट के थ्रू जा रही है ना। गैमीट ही तो, मेल और फीमेल से गैमीट मिल रहा है तब उसका फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना। चलिए, तो ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट इस चीज को सोचा अपने दिमाग में और इन्होंने उसी के बेसिस पर कुछ एक्सपेरिमेंट शुरू करे, जिन्हें हम बोलते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स ऑन इनहेरिटेंस। ठीक है, और यही एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने लॉज दिए जिन्हें हम आज क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और इन्हीं लॉस की वजह से हम इनहेरिटेंस के पैटर्न को समझ पा रहे हैं कि कैसे करेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, खास बात आप नोटिस करेंगे कि इन्होंने बायोलॉजी के फील्ड में, है ना भाई, अब अभी अगर हम बोल रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट किसकी फील्ड में हो रहे हैं? बायोलॉजी के फील्ड में। इन्होंने इस्तेमाल किया मैथमेटिक्स का। ठीक है, किसका इस्तेमाल किया? मैथमेटिक्स का। दैट इज वाई उनके जितने भी कंक्लूजन या रिजल्ट्स निकल के आ रहे थे वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट थे। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या थे? एक्यूरेट थे। अब खास बात इनके बारे में क्या थी कि इन्होंने उस समय पे जब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए तो इन्होंने इन एक्सपेरिमेंट को पब्लिश कराने की कोशिश की या फिर साइंटिस्ट को, अपने कलीग्स वगैरह को बताया, तो किसी ने कोई बात नहीं इनकी मानी। बस भाई जब ये बोल रहे हैं कि कुछ फैक्टर है, अब जो कमेटी है जो डिसाइड करेगी कि हाँ ठीक बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, वो कह रही है भाई फैक्टर क्या है, हमें ये बताओ ना फैक्टर क्या है। क्योंकि जब तक तो इसकी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स या इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, है ना, कि भाई अगर हम बात करें डीएनए क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी तब तक
नहीं हुई थी, अगर हम इसके रेलेवेंट में बोले कि भाई क्रोमोसोम्स के बारे में नहीं पता था, तो वो बोल रहे हैं बस फैक्टर है, फैक्टर है। और ये कब की बात है? लगभग 1856 की। 1856 से 1863 तक, लगभग 7 साल। ठीक है, 7 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, अब खास बात क्या है कि इनको उस समय तो इसका क्रेडिट नहीं मिला, जितना भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उस समय इतना न्यूज़पेपर वगैरह पब्लिश नहीं होता था, चीजें इतनी ज्यादा, जैसे आज के टाइम में कोई भी हम चीज देख रहे हैं सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, एकदम वायरल हो जाती है ना। उस टाइम पे इतना कुछ अवेलेबिलिटी नहीं थी चीजों की। तो एक तो इसलिए लैक करे थोड़ा सा ये, दूसरा इसलिए लैक करे कि लोगों ने कहा कि भाई हम बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, जबकि इनके जितने भी सारे रिजल्ट थे वो बिल्कुल एक्यूरेट क्यों थे? क्योंकि बिल्कुल मैथमेटिक्स के हिसाब से चल रहे थे। ठीक है, बट बाद में 2-3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने इनके वर्क को रिकॉग्नाइज किया और बाद में इसके लिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, क्योंकि जो भी इन्होंने बताया था बिल्कुल ठीक बताया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इन्होंने क्या बताया था। ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन ए प्लांट विच इज नोन एज गार्डन पी। ठीक है, एक प्लांट है जिसको इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया, जिसका नाम क्या है? पाइजम सिटाइवम। साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो क्या है उसका नाम? पाइजम सिटाइवम। ठीक है, दिखा देता हूं मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा। ठीक है, ये देखो, ये है वो प्लांट जिस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। दिस इज गार्डन पी। ठीक है, ये पॉड है ना? अभी हम आगे पढ़ेंगे, पूरा पॉड है, इसके अंदर सीड्स हैं। ठीक है, ये पॉड है, ये सीड है, ये लीव्स हैं, ये बेल है इसकी। ठीक है, तो किसका इस्तेमाल किया था उन्होंने? पाइजम सिटाइवम का इस्तेमाल किया था, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? गार्डन पी। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई ही ऑप्टेड फॉर गार्डन पी, आपसे बहुत बार पूछा भी जाता है, तो इसके बारे में 3-4 पॉइंट बताऊंगा मैं। बिकॉज इट इज अ बाइसेक्सुअल प्लांट। कैसा प्लांट है? बाइसेक्सुअल प्लांट है, यानी कि इस पे फ्लावर कैसा होता है? बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो इसलिए इनके लिए इजी हो गया कि उसको ये आराम से काम कर सकते हैं उसके साथ, ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करा के ये आराम से उसको कैरी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स को, इसलिए। ठीक है, दूसरा बाइसेक्सुअल प्लांट के बाद आता है एनुअल। एनुअल प्लांट होता है यानी कि शॉर्ट लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन कैसा है? शॉर्ट है, तो कम समय में ज्यादा रिजल्ट्स ऑब्जर्व हो सकते हैं। ठीक है, इजी हैंडलिंग थी, छोटा पेड़ है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इजी हैंडलिंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसका, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। ठीक है, क्या कंट्रास्टिंग ट्रेड्स इसके अंदर देखने के लिए उनको मिले थे। अब कंट्रास्टिंग ट्रेड्स क्या होते हैं? ऑपोजिट ट्रेड्स, यानी कि अपोजिट करेक्टर्स, बिल्कुल एक दूसरे के जैसे। अगर एक प्लांट टॉल है तो दूसरा प्लांट शॉर्ट है, देर इज नथिंग लाइक इन बिटवीन। जैसे अगर उनकी टॉलनेस की बात करें तो जो सबसे बड़ा पेड़ टॉल की अगर हम बात करें तो 6 फीट का था, और जो छोटा था वो कितने का था? 1 फीट का। तो ऐसी कोई बीच की चीज नहीं थी, जैसे 3 फीट या 4 फीट या 5 फीट या 2 फीट, ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। इस वजह से इसको लिया इन्होंने। और जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप जानेंगे कि ऐसा क्यों नहीं था, क्योंकि ये जितने भी करेक्टर्स थे, ये जितने भी जीन थे, ये नॉन लिंक्ड थे। ठीक है, कैसे थे? नॉन लिंक्ड। ये हायर क्लासेस का थोड़ा सा टॉपिक है, क्योंकि अगर ये लिंक्ड होते एक दूसरे के साथ तो ये कभी भी ऐसे रिजल्ट शो नहीं करते। ठीक है, चलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने कराया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्या कराया इन्होंने? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया इन्होंने कि जब मेल फ्लावर, जो फ्लावर था, कैसा बोला मैंने? बाइसेक्सुअल फ्लावर था। कैसा फ्लावर था? बाइसेक्सुअल फ्लावर था, यानी कि उसके अंदर दोनों करेक्टर्स पाए जा रहे हैं, मेल प्लस फीमेल। ठीक है, अब मेल प्लस फीमेल करेक्टर क्या है फ्लावर में? मेल में क्या पाया जा रहा है? एंथर, है ना? और फीमेल में क्या पाया जा रहा है? ओवेरी, जिसके अंदर क्या है? ओव्यूल है। ठीक है, तो ये क्या करते थे? जब बड़ी स्टेज में होता था फ्लावर, तो उसके एंथर को रिमूव कर देते थे, जिससे कि वो फ्लावर कैसा बन जाता था? फीमेल फ्लावर बन जाता था। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ईमैस्कुलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? ईमैस्कुलेशन बोल रहे हैं कि अगर हम मेल पार्ट का रिमूवल कर देते हैं फ्लावर में से तो वो फीमेल बन जाता है, और क्या कहलाता है? ईमैस्कुलेशन। ठीक है, प्रोसेस क्या कहलाता है? ईमैस्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम उन 7 करेक्टर्स की बात करें, इन्होंने 7 करेक्टर्स को स्टडी किया। ठीक है, कितने करेक्टर्स को? 7 करेक्टर्स को। वैसे तो 14 करेक्टर्स को किया था, बट अभी हमने जितना जानना है वो कितना है? 7 करेक्टर्स को लेकर इन्होंने स्टडी की थी।
अब वो 7 करेक्टर्स जान लेते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा 7 करेक्टर्स, तभी बात बन पाएगी, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आपके क्रॉसेस होने हैं। ठीक है, क्या होने हैं? क्रॉसेस होने हैं इन्हीं के बेसिस पर आपके। चलिए, तो 7 करेक्टर में सबसे पहला आता है स्टेम की लेंथ। ठीक है, क्या आता है? स्टेम की लेंथ। तो या तो स्टेम टॉल है या फिर ड्वार्फ है। टॉल यानी कि लेंथ ही लंबी है लगभग 6 फीट, और ड्वार्फ यानी कि 1 फीट। और इसको जो जीन कंट्रोल कर रहा है वो क्या है? कैपिटल टी, कैपिटल टी। और ड्वार्फ को कर रहा है स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है। दूसरा करेक्टर आता है पॉड की शेप। ये देखिए आप, ये जो है ना मटर का पूरा, जिसे हम मटर बोलते हैं, इसे पॉड बोलते हैं। तो एक तो है ये इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड यानी कि फूला हुआ, है ना। और एक है कॉन्स्ट्रिक्टेड, देखो आपको दिख भी रहा होगा डायग्राम में, कॉन्स्ट्रिक्टेड, सिकड़ा हुआ एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं सीड का शेप क्या है? राउंड है। सीड का शेप कैसा है? राउंड है, बिल्कुल गोल। या फिर सीड का शेप कैसा है? रिंकल्ड है ना। देखो ये रहा, बिल्कुल क्लियर या फिर स्मूथ सरफेस नहीं है। फिर बात करते हैं सीड के कलर की, तो आप देख रहे हैं येलो है, या फिर सीड का कलर कैसा है? ग्रीन है। फिर आप देख रहे हैं फ्लावर की पोजीशन की, या तो एक्सियल है, देखो एक्सिल में, टिप पर नहीं है, बीच में कहीं पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल। और एक्सियल नहीं है तो क्या है? टर्मिनल, बिल्कुल टिप पर। ठीक है, कैसा है? बिल्कुल टिप पर है ये पोजीशन इसकी। फ्लावर का कलर देखते हैं तो क्या है? पर्पल है। पर्पल नहीं है तो व्हाइट है ना। लास्ट करेक्टर आता है पॉड का कलर, ये वाला देखो, या तो ग्रीन है पॉड या फिर येलो। अब आपको ये 7 के 7 करेक्टर्स भाई याद करने पड़ेंगे, इनके बिना आप एक भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एग्जाम में नहीं दिया हुआ है कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है, तो आपको याद करना पड़ेगा विच वन इज डोमिनेंट एंड विच वन इज रिसेसिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले ट्रेड जितने भी हैं इस लाइन में, सारे के सारे कैसे हैं? डोमिनेंट ट्रेड्स हैं। टॉलनेस डोमिनेंट ओवर डॉर्फनेस, इन्फ्लेटेड इज डोमिनेंट ओवर कॉन्स्ट्रिक्टेड, राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, एक्सियल इज डोमिनेंट ओवर टर्मिनल, पर्पल इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट एंड ग्रीन इज डोमिनेंट ओवर येलो, है ना। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे 7 के 7 करेक्टर्स, क्योंकि इनके बिना आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे मेंडल ने क्या किया। मेंडल ने 7 के 7 करेक्टर्स को सिंगली, ठीक है, यानी कि एक एक करके वन बाय वन ऑब्जर्व किया। क्या किया? वन बाय वन ऑब्जर्व किया, सिंगल करेक्टर को स्टडी किया और एक क्रॉस कराया प्योर लाइन के बीच में। इसी वजह से इस टाइप के क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस टाइप के क्रॉस को हम क्या बोल रहे हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोल रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके देखेंगे, 2 क्रॉस करके देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस कवर करेंगे, और जो कुछ भी बच रहा है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और लॉस भी अभी हमने जानने हैं, मेंडल लॉस। ठीक है, चलिए, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी समझ में आता है कि अगर सिंगल करेक्टर को लेकर क्रॉस कराया जा रहा है, ठीक है, किसको लेकर? सिंगल करेक्टर को लेकर क्रॉस कराया जा रहा है, तो दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक करेक्टर ले लेते हैं अपना, हाइट ऑफ द प्लांट। ठीक है, हमने क्या करेक्टर लिया? हाइट ऑफ द प्लांट। अब प्लांट की हाइट, अभी हमने पीछे देखा स्टेम की हाइट, तो उसमें 2 चीजें आ रही है हमारी, एक तो है टॉल और एक है ड्वार्फ। ठीक है, तो टॉलनेस इज अ डोमिनेंट वन, तो इसीलिए ये जीन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉलनेस को। और इसी का स्मॉल एपिथेट जो है, दैट इज स्मॉल टी, स्मॉल टी विल रिप्रेजेंट द ड्वार्फ वैरायटी। ठीक है, इसी का जो स्मॉल एपिथेट है कैपिटल टी लेटर का, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ड्वार्फ वैरायटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेंडल ने क्या किया? एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया, प्योर। कैसा प्लांट लिया? प्योर। ठीक है, प्योर क्या होता है? मैंने बताया था होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन इज अ प्योर कंडीशन। ठीक है, चलिए, अब यहां से मान लीजिए ये एक जीन है ना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसका जीनोटाइप। ये क्या आ गया? जीनोटाइप। और ये क्रॉस हो रहा है मेरा किसके साथ? स्मॉल टी के साथ। ठीक है, अब यहां पर पहले क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे। तो दोनों एक जैसे एलील हैं तो मैं सिंगल भी लिख सकता हूं,
कि टी टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं सारे, और यहाँ पर स्मॉल टी टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है। दोनों का क्रॉस हुआ और आप क्या देख पा रहे हैं कि ये कंडीशन मेरे सामने आ गई। तो ये जो जनरेशन थी मेरी, ये कहलाती है पेरेंटल जनरेशन। क्या कहलाती है? पेरेंटल, या फिर पी बोल सकते हैं आप इसको। और ये जो जनरेशन आई है अब पेरेंटल जनरेशन में क्रॉस होने के बाद, ये कहलाती है F1 जनरेशन। क्या कहला रही है? F1 जनरेशन, वेयर F स्टैंड्स फॉर फिलियल। ठीक है, फिलियल का मतलब सन, डॉटर, या आप बोल सकते हैं जो नई जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है, आउटकम जो है ना, नई ब्रीड जो बन रही है, उसके लिए हम फिलियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो F1 जनरेशन हमारी ये प्रोड्यूस हो रही है। तो अब मेंडल ने क्या देखा, मेंडल के बेसिस पर चल रहे हैं ना हम, अभी हमने आपको ये बता दिया क्रॉस, अभी तो आप समझ पा रहे हैं, बट जब मेंडल ने देखा कि जब मैंने एक टॉल प्लांट को और एक ड्वार्फ प्लांट को साथ में लिया, तो अगली जनरेशन में उसने क्या देखा, ऑल प्लांट्स आर टॉल। उसने क्या देखा? ऑल प्लांट्स आर टॉल। ठीक है, उसने क्या देखा? ऑल प्लांट्स आर टॉल। अब ये जो उसने देख के ऑब्जर्व किया, ये क्या हो गया उसका? फिनोटाइप। ये क्या हो गया उसका? फिनोटाइप हो गया, है ना। ये उसका क्या हो गया? फिनोटाइप। और ये जो देख रहे हैं आप, ये कंडीशन क्या है? हेट्रोजाइगस। ये कंडीशन क्या है? हेट्रोजाइगस। इसका क्या हो गया? जीनोटाइप हो गया। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन इसकी क्या हो गई? जीनोटाइप हो गई। अब मेंडल के दिमाग में आया, भाई क्या हुआ, मैंने तो डॉर्फ भी लिया था, टॉल भी लिया था, पर ये डॉर्फ वाली चीज कहाँ चली गई? ऐसे गायब तो नहीं होनी चाहिए। तो उसने देखा कि भाई चलो मैं इनको सेल्फ क्रॉस करा देता हूँ, या ब्रीड करा देता हूँ आपस में, कि जो नई वैरायटी बनी है प्लांट्स की, उनको आपस में ही क्रॉस करा दिया जाए, है ना। तो अब उसने इनको आपस में ही क्रॉस कराया, और जब इनको आपस में ही क्रॉस कराया, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फिंग। दिस इज नोन एज सेल्फिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर दो टाइप के एलील हैं। जब दो टाइप के एलील हैं, तो यहाँ पर गैमेट्स भी कितने टाइप के बनेंगे? दो टाइप के बनेंगे। एक कैपिटल टी कैरिंग गैमेट्स और एक स्मॉल टी कैरिंग गैमेट्स। ये हमारे दो दो टाइप के क्या बन गए? गैमेट्स बन गए। ठीक है, क्या बन गए? गैमेट्स बन गए। अब देखो क्या पॉसिबिलिटी है, ये वाला गैमेट इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, और ये वाला गैमेट इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है। अगर मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है, तो ये वाला गैमेट इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये वाला गैमेट इसके साथ भी हो सकता है, ये इसके साथ भी और ये इसके साथ भी। तो इस चीज को चेक करने के लिए हम एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज प्यूनेट स्क्वायर मेथड। ठीक है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? प्यूनेट स्क्वायर मेथड बोलते हैं। ठीक है, उस मेथड को हम क्या बोल रहे हैं? प्यूनेट स्क्वायर मेथड बोल रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं प्यूनेट स्क्वायर मेथड में? प्यूनेट स्क्वायर मेथड में हम लोग देख रहे हैं कि एक स्क्वायर की मदद से हम लोग कैरी कराते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं किस गैमेट की किससे फ्यूज होने की। तो हम यहाँ पर दो गैमेट्स अपने प्लेस कर देते हैं, और यहाँ पर भी दो गैमेट्स प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर ये इसके साथ फ्यूज करता है तो कैपिटल टी, ये इसके साथ करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इसके साथ करता है तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब मेंडल ने देखा कि जब उसकी ये वाली जनरेशन आई, और ये वाली जनरेशन क्या है? F2 जनरेशन। ठीक है, ये वाली कौन सी जनरेशन है? F2 जनरेशन है। तो मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि जब F2 जनरेशन आ रही है, तो F2 जनरेशन में क्या देखने के लिए मिल रहा है कि अगर 100 पेड़ मेरे सामने लगे, तो उसमें से 75% पेड़ तो कैसे हैं? टॉल हैं, और 25% पेड़ कैसे हैं? ड्वार्फ हैं। यानी कि अगर 100 पेड़ लगे तो 75 पेड़ तो टॉल हैं और 25% पेड़ ड्वार्फ हैं, यानी कि 25 पेड़ ड्वार्फ हैं। तो आप इससे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कैपिटल टी है तो ये कैसा होगा? टॉल होगा। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये भी कैसा होगा? टॉल होगा, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट है। यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल है तो ये भी टॉल होगा, और ये वाला कैसा होगा? ड्वार्फ होगा। तो ये जो मेंडल ने देख के ऑब्जर्व किया, उसको उसने नाम दिया फिनोटाइप, और जो रेशियो निकल के आया वो रेशियो क्या कहलाता है? फिनोटिपिक रेशियो। वो रेशियो क्या कहलाता है? फिनोटिपिक रेशियो, जो कि देखने के लिए क्या नाम मिला? 3:1। तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 किसका है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, F2 जनरेशन का। ठीक है, F2 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या देखने के लिए मिलता है? 3:1। और यहीं पर अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि आपको क्या क्या वैरायटीज मिली है? एक कैपिटल टी मिला है, और कैपिटल टी स्मॉल टी कितने मिले हैं? 2 मिले हैं।
ठीक है, और स्मॉल टी कितना मिला है, 1 मिला है। तो ये कितना हो गया 1, ये कितने हो गए 2, और ये कितना हो गया 1। तो जो हमारा जीन का कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1:2:1। दैट इज दिस रेशियो इज नोन एज जीनोटिपिक रेशियो। ये रेशियो क्या कहलाएगा हमारा, जीनोटिपिक रेशियो कहलाएगा। और खास बात क्या है, ये जो जीनोटिपिक रेशियो आप देख रहे हैं इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि एक कैपिटल टी वाला है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ये किसका है, F2 जनरेशन का। किसका है, F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का रेशियो हर बार सेम आया। मेंडल ने 7 के 7 करेक्टर्स या 14 के 14 करेक्टर्स के साथ देखा, तो हर बार फिनोटिपिक क्या आया 3:1 और जीनोटिपिक क्या आया 1:2:1। तो उससे उसने कंसाइज कर दिया दो लॉज, और वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला लॉ उसने जो दिया वो पहला लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, और दूसरा लॉ जो उसने दिया वो कौन सा दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे, और डाइहाइब्रिड क्रॉस भी हम अगली वीडियो में जानेंगे। मैं एक और आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखा देता हूं। जैसे अगर मैं करेक्टर लूं सीड का शेप, तो सीड का शेप अभी पीछे हमने देखा, सीड का शेप डोमिनेंट कौन सा है, राउंड, और रिसेसिव कौन सा है, रिंकल्ड, है ना। तो यहाँ पर कैपिटल आर और यहाँ पर कैपिटल आर, तो पहली जनरेशन क्या आ जाएगी, कैपिटल आर और कैपिटल आर, सारे के सारे कैसे आ जाएंगे, सीड्स राउंड्स आ जाएंगे, है ना। और जब इनका क्रॉस कराया जाएगा कैपिटल आर वर्सेस कैपिटल आर, यानी कि सेल्फिंग कराई जाएगी, तो दो तरीके के गैमेट्स बन रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। कैपिटल आर और स्मॉल आर, दो तरीके के गैमेट्स बन रहे हैं। अब ये दो तरीके के जो गैमेट्स बन रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें प्यूनेट स्क्वायर मेथड की मदद से, ठीक है, यूनिट स्क्वायर मेथड की मदद से हम देख पा रहे हैं। ठीक है, देखो, ठीक है, यूनिट स्क्वायर में हमने यहाँ पर इसको प्लेस कर दिया, इसको कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो आर आर, ये और ये इसके साथ जाएगा तो आर आर, ये इसके साथ जाएगा तो आर आर, और ये इसके साथ जाएगा तो आर। फिर से वही देख रहे हैं आप, 3:1 और 1:2:1। तो फाइनली इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मोनोहाइब्रिड जाना हमने, मेंडल के बारे में जाना थोड़ा सा। अब अगली वीडियो में हम डाई हाइब्रिड जानेंगे, डाई हाइब्रिड के साथ साथ हम किसके बारे में जानेंगे, लॉस के बारे में। तो तीसरा लॉ भी हम बता देता हूं मैं, जो तीसरी वीडियो में, दूसरी वीडियो में बताऊंगा मैं इससे नेक्स्ट वाली में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये वाला जो लॉ है थर्ड वाला, ये हमें मिलता है डाई हाइब्रिड क्रॉस से। बट ये जो पीछे के दो लॉस थे, है ना, जो पीछे के दो लॉस थे ये वाले, ये दोनों लॉस हमें किससे मिल जाते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। ठीक है, किससे मिल जाते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। मेंडल इन्फेरेंसेस भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब फिलहाल इसको देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।